गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए रीजनिंग में एक और टॉपिक लेके आए हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना कि ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम में आने वाले डायरेक्शन से जुड़े क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आगे हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे एलआर में ही, आपकी रीजनिंग में ही जो आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन समझना चाहिए कि ये लेफ्ट किसे कहते हैं, हम राइट किसे कहते हैं, और जो डायरेक्शन कैसे फेसिंग के हिसाब से बदलती रहती है। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरी रीजनिंग में, थ्रू आउट द रीजनिंग हम डायरेक्शन का यूज़ करते चले जाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो अपने इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम पहले डायरेक्शन से ही शुरुआत करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन होती हैं हमारी अर्थ के ऊपर। तो चार तो हमारी बेसिक डायरेक्शंस होती हैं, जिनके मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होंगी, और नहीं पता होंगी तो आप पता चल जाएंगी। नॉर्थ साउथ, ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है, इधर ईस्ट होती है और इधर हमारी वेस्ट होती है। ये तो चार मेन डायरेक्शन है, पर जो टोटल डायरेक्शन जिस एग्जाम में आती है वो 8 आती हैं। 8 कैसे? देखिए, ये बीच में भी तो डायरेक्शन है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये चार तो हमारी मेन डायरेक्शन हो गई और ये मिडल डायरेक्शंस हो गई, जिसमें से इसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। तो अब आप कहेंगे कि इसको हम ईस्ट नॉर्थ भी तो कह सकते हैं, हम इसको नॉर्थ ईस्ट ही क्यों कहते हैं? इसका ये आंसर है कि नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन है ये प्राइमरी डायरेक्शन मानी जाती है। हमारी ईस्ट और वेस्ट को सेकेंडरी डायरेक्शन मानते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले डायरेक्शन की खोज करी गई थी वो नॉर्थ की करी गई थी। जब वो जो हम बोलते हैं कि जो सेलर्स हुआ करते थे, जो शिप्स में ट्रेडर्स हुआ करते थे या फिर शिप्स लेके जाते थे, उन्होंने सबसे पहले पोल स्टार की मदद से नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाया था। उन्होंने पता लगाया था कि जो पोल स्टार है वो आकाश में, हमारे जो है आकाश में, स्काई में एक फिक्स पोजीशन पर खड़ा रहता है। वो हमेशा एक फिक्स पोजीशन दिखाता है पोल स्टार, जिसको हम हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं। वो एक फिक्स पोजीशन दिखाता है और उस पोजीशन को नाम दे दिया गया नॉर्थ, कि जहाँ पे ध्रुव तारा निकलेगा वो दिशा होगी हमारी नॉर्थ और उसके पीछे की दिशा होगी साउथ। फिर इन्होंने बाद में ये डिसाइड किया कि नॉर्थ की तरफ देखते हुए जो हमारी राइट हैंड की डायरेक्शन है उसको ईस्ट कहेंगे और जो लेफ्ट हैंड की है उसको वेस्ट कहेंगे। ये बाद में कोइंसिडेंटली उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सन है वो ईस्ट में राइज कर रहा है और वेस्ट में जाके जो सेट कर जाता है, वेस्ट में जाके वो फॉल हो जाता है हमारा सन। पर ये जो है जो सन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। ये सीजन के हिसाब से और डिफरेंट प्लेसेस के हिसाब से कुछ परसेंट डिग्री में चेंज कर जाता है। मेजरली वो ईस्ट से ही राइज करता है, पर कभी जो है वो 20 डिग्री और ऊपर चले जाता है, कभी जो है 20 डिग्री नीचे चले जाता है। इसलिए इस जो हमारी मेन डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन का मेन फिनोमिना है, वो नॉर्थ के ऊपर बेस रखा गया, क्योंकि जो पोल स्टार के ऊपर जो पुराने समय में ढूंढा गया था, तो पोल स्टार का फिक्स था, वो एक भी डिग्री इधर उधर नहीं होता था। आप उसको कहीं से भी देख लो अर्थ पे, ठीक है। तो और अब समझते हैं और क्या क्या वो एग्जाम के लिए आपको जानना जरूरी है। पहली बार कि नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्री का अंतर होता है। नॉर्थ डायरेक्शन और हमारी ईस्ट डायरेक्शन एकदम 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे हमारी साउथ और ईस्ट भी, साउथ और वेस्ट भी, ये सारी डायरेक्शन 90 डिग्री पे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। और जो हमारी मिडल डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये जो है बीच मिडल में है, एकदम ही मिडल में है। इसमें 90 का हाफ 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पे कट कर रही हैं हमारी जो है डायरेक्शंस को। ये जो 45 डिग्री पे कट करी है। नॉर्थ ईस्ट जो है नॉर्थ से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी और ईस्ट से भी 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जो हम जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें एंगल्स की बात करी जाती है। अच्छा, और अगर आपसे बोला जाए कि कोई जो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब आप 180 डिग्री टर्न कर जाते हो कि
जैसा कि एग्जाम में अगर आपसे बोला जाए कि आप वेस्ट में देख रहे हैं, मैं वेस्ट में देख रहा हूँ और मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ, मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ, तो मैं ईस्ट में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन बनाती है, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको अगर आपके से एग्जाम में बोला जाए कि मैं नॉर्थ में देख रहा हूँ और फिर 180 डिग्री घूम जाता हूँ, तो मैं साउथ में देखने लग जाऊंगा। अब इस बात का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर आपसे बोला जाए कि मैं लेफ्ट से होके जो 180 डिग्री घूम रहा हूँ या राइट से होके 180 डिग्री घूम रहा हूँ। आओगे आप साउथ में ही। देखो जैसे कि आप मैं नॉर्थ में देख रहा हूँ, फिर मैं लेफ्ट से होके इधर घूमता हूँ, या फिर पहले या तो हम राइट से होके इधर घूम रहा हूँ या लेफ्ट से होके घूम रहा हूँ। आना मुझे 180 डिग्री में साउथ में ही है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में आना है। तो ये तो हो गया हमारे कुछ एंगल्स के कॉन्सेप्ट। अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्लॉक होती है वो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में चलती है, कि पहले 12 बजते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ऐसे तो नहीं है कि पहले जो है 3 बजते हैं कुछ क्लॉक्स में, पहले 3 बजते हैं, फिर 2, फिर 1, या फिर जो है काउंटिंग उल्टी लिखी होती है हमारे 1, 2, 3 इधर लिखा होता है। ऐसे तो कुछ नहीं होता ना, सब कुछ फिक्स होता है क्लॉक में, कि ऊपर 12 लिखा जाता है, फिर साइड में 3, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती है, और हमारी सुइयां भी इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हैं। इसलिए जिस डायरेक्शन में सुइयां चलती हैं हमारी क्लॉक की, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारी राइट में जो सुइयां चलती हैं, सुई जो है राइट डायरेक्शन में, निडल जो है हमारी राइट डायरेक्शन में चलती है, इसलिए उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और इसकी जो अपोजिट होती है उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि इस डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो ये कहलाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी सर्कुलर कॉन्सेप्ट की बात आती है, जब भी हम सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसमें लेफ्ट और राइट तो हो नहीं सकता सर्कुलर में, क्योंकि सब कुछ ही गोल है, इसका कोई लेफ्ट राइट नहीं होता है। इसलिए जब सर्कुलर कॉन्सेप्ट आता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करते हैं। एग्जाम में आपको बोल जाएगा कि आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेना है, इतनी डिग्री का टर्न लेना है, उतनी डिग्री का टर्न लेना है, ऐसे आपको बात करी जाएगी एग्जाम में जब आएगा तो। ठीक है, अब हमने एंगल पर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आता है। अब मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, जो एग्जाम में बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं, और ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सिर्फ इस टॉपिक के लिए, हमारे डायरेक्शन डिस्टेंस के लिए, बल्कि आगे आने वाले सभी टॉपिक्स के लिए भी, कि लेफ्ट और राइट का क्या कॉन्सेप्ट है। आप कहेंगे ये तो बचपन में ही हमने सीख लिया था कि मेरा जो राइट हैंड है वहाँ पे राइट डायरेक्शन है, जो मेरा लेफ्ट हैंड है वहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन है, इसमें क्या समझना है। पर ये आपने समझ तो लिया, पर ये चेंज होता रहता है, ये भी कोई फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, आपका जो फेसिंग कौन सी डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नॉर्थ में फेसिंग है मेरी, तो मेरे लिए जो ईस्ट ये होगा और वेस्ट ये होगा, या फिर कहूँ मेरे लिए जो है राइट इस डायरेक्शन में होगा और लेफ्ट इधर होगा। पर मैं अगर जो है 180 डिग्री घूम जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा राइट इधर हो गया है। जब पहले तो मेरा जब राइट इधर था, पर 180 डिग्री घूमने के कारण मेरे लिए राइट अब इस डायरेक्शन में हो गया है और लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो गया है। तो मतलब ये बेसिकली आपके जो है फेसिंग का अंतर है, आप किस डायरेक्शन में देख रहे हो, किस नजरिए से देख रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा आपका कहाँ पे लेफ्ट है और कहाँ पे राइट है। इसलिए देखो पहले तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, अगर ये क्वेश्चन में आता है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हो, फिर थोड़ा आगे चल के आप जो है वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाते हो, फिर थोड़ा और आगे चल के आप जो है फिर से नॉर्थ में मुड़ जाते हो, तो बहुत ही आसान सी बात है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये फिक्स ही रहते हैं। आप धरती पे किसी भी कोने में चले जाएं, इंडिया में रहें, आगरा में चले जाएं, या फिर अमेरिका में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, मतलब कहीं भी चले जाएं, आपके लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट एकदम सेम रहेंगे। वो बात अलग है, अगर आप मून पे चले जाएं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट बदल जाते हैं, पर अर्थ के ऊपर ये फिक्स रहती है डायरेक्शन। जबकि जो हमारे लेफ्ट और राइट वाली बात है, जब हम लेफ्ट और राइट डायरेक्शन की बात करते हैं,
वो डिफर करती है हमारी फेसिंग के ऊपर, किस डायरेक्शन में हम फेस कर रहे हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं। अगर हम फेसिंग नॉर्थ है हमारी, तो हमारे लिए राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। मान लो अगर आपको बोला जाए कि आप नॉर्थ में मूव कर रहे हैं, कोई कार है जो नॉर्थ में आगे बढ़ रही है, फिर वो राइट में हो जाती है तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। दूसरा पर अगर आपसे बोला जाए फेसिंग साउथ है आपकी, यानी कि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। अगर आप उल्टा देखोगे तो पूरी दुनिया ही आपको उल्टी दिखाई देगी, इसलिए फिर ये लेफ्ट और राइट एकदम ही बिल्कुल ही पलट जाते हैं। ये आपका लेफ्ट बन जाएगा, जो नॉर्थ में देखने पर राइट था, अब वो लेफ्ट हो गया है। जो नॉर्थ में देखने पे हमारा राइट था वो लेफ्ट हो गया है, जो नॉर्थ में देखने पे लेफ्ट था वो राइट हो गया है। इसको समझने का बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है कि आप खुद को उसके पर्सपेक्टिव में रख के देखें कि ये एग्जाम में लिखा है कि एक्स वाई जेड नॉर्थ में देख रहा है, तो आप भी एग्जाम पेपर में नॉर्थ में देख कर देखिए कि मेरे राइट क्या है, लेफ्ट क्या है। अगर साउथ में लिखा है तो साउथ में देखिए कि मेरे लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। पर वैसे मेन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो साउथ डायरेक्शन में आती है, इसलिए आप साउथ को सिंपल सा कर सकते हैं कि नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ में। आप नॉर्थ में अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कि मैं राइट जे लेफ्ट जे, तो मैं साउथ में उसकी अपोजिट होगा। फिर हमारे जो आते हैं ईस्ट और वेस्ट का भी आता है कि अगर हमारी ईस्ट फेसिंग है या फिर हम ईस्ट में हम अपनी कार चला रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, फिर हम लेफ्ट मुड़ जाते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा। अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में अपनी कार चला रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हम जो है लेफ्ट में मुड़ जाते हैं, तो आप अपने आप को ईस्ट में उसके पर्सपेक्टिव में रख के देखिए, ईस्ट डायरेक्शन में देखिए और फिर देखिए अच्छा राइट मेरा जो है राइट ऊपर है और लेफ्ट मतलब मेरा राइट नीचे है, लेफ्ट ऊपर है। समझिए कि ईस्ट में देखिए और फिर सोचिए कि मेरा राइट कहाँ पे है, मेरा राइट नीचे आ रहा है और मेरा लेफ्ट ऊपर आ रहा है। ऐसे ही हमारी जो है वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम वेस्ट फेसिंग हुए, तो फिर से हम जो है वेस्ट में मूव कर रहे हैं, अपने आप को वेस्ट की पर्सपेक्टिव में रखेंगे, देखेंगे कि अगर मैं वेस्ट में मूव कर रहा हूँ तो मेरे लिए ईस्ट और वेस्ट, तो मेरे लिए लेफ्ट और राइट क्या है। मेरे राइट इधर ऊपर जा रहा है और मेरे लेफ्ट नीचे जा रहा है। बेसिकली बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ईस्ट और वेस्ट में। जैसे नॉर्थ और साउथ में अपोजिट हो जाता है, वैसे ही ईस्ट और वेस्ट में अपोजिट हो जाता है। बिल्कुल ही 360 का अंतर आ जाता है कि जो हमारे वेस्ट में तो नॉर्थ जो राइट ऊपर होता है और लेफ्ट नीचे होता है, जबकि हमारे ईस्ट में लेफ्ट ऊपर होता है और राइट नीचे होता है। आपको ये रटना नहीं है कि ईस्ट में फेसिंग है तो हमारे लेफ्ट ऊपर राइट नीचे है, ऐसे रटना नहीं है। आपको बस उस पर्सपेक्टिव में अपने आप को उस पर्सपेक्टिव में रख के देखना है कि मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ तो मेरे लिए लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा। अगर मैं नीचे देख रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट क्या होगा, क्या राइट होगा। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड, इस टॉपिक से बेस्ड, फिर आपको और क्लियरिटी होगी। तो अब ये क्वेश्चन आया हमारे सामने, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ मैन कमिंग आउट ऑफ बैक डोर ऑफ हिज हाउस विच इज फेसिंग ईस्ट वॉक 1 kilometer, turn to his right and walk for another kilometer, then turn to his right again and walk another kilometer, where he is finally from his house at the end। अर्थात हिंदी में मैं बोलता हूँ कि एक आदमी अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलता है जो कि ईस्ट में फेसिंग है, अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलता है जो कि जो है ईस्ट फेसिंग है। अब ज़्यादातर बच्चे तो इधर ही कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ ना कुछ गलती करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विच का इस्तेमाल हुआ है, यानी हाउस विच इज फेसिंग ईस्ट, तो इसमें जो है विच का इस्तेमाल तो हुआ है, तो अब बच्चे ये हमें ये कैसे, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स की बात करी गई है, बैकडोर की भी बात करी गई है और हाउस की भी बात करी गई है, और फिर बाद में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है
कि विच इज फेसिंग ईस्ट। तो ईस्ट जो फेसिंग है वो क्या बैकडोर है या फिर हाउस है, इसको कैसे पहचाना जाए। जब मैं आपको ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में भी समझाया था, मैं आपको एक बार फिर से क्लियरिटी कर देता हूं कि अगर किसी सेंटेंस में दो पर्सन्स की या दो ऑब्जेक्ट्स की बात करी जाए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की, और उसके बाद विच का इस्तेमाल या फिर एंड का इस्तेमाल किया जाए और फिर कुछ विशेषता बताई जाए किसी पर्सन की या फिर किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई जाए, रिलेशन बताया जाए किसी टीसी चीज के साथ, या कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन हो, डिटेल गिवन हो, तो वो किसके फर्स्ट पर्सन के लिए होगी या सेकंड पर्सन के लिए हो। अगर विच का इस्तेमाल हो रहा है तो वो इंफॉर्मेशन सेकंड पर्सन के लिए होगी, और अगर एंड लिखा है तो वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करी जाएगी। मतलब जैसे कि यही वाला हमारा क्वेश्चन हो गया कि जो है कमिंग आउट ऑफ बैकडोर ऑफ हिज हाउस विच इज फेसिंग ईस्ट, बैकडोर ऑफ हिज हाउस। तो इसमें दो चीजें होंगी, बैकडोर और ऑफ हिज हाउस, फिर आखिर में आ गया विच, तो हम सेकंड पर्सन को मानेंगे, यानी कि ऑफ हिज हाउस, हिज उसके घर की बात हुई है कि वो जो है ईस्ट में फेसिंग है। अगर यहाँ पे विच की जगह एंड आता, बैकडोर ऑफ हिज हाउस एंड फेसिंग ईस्ट, तो इसमें बोलते हम कि जो है बैकडोर ईस्ट में फेसिंग है और ये ईस्ट में फेसिंग से निकल के आ रहा है हमारा आदमी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए हम, जैसे कि अगर गिवन हो ए इज द ब्रदर ऑफ बी विच इज, मैं लिख देता हूं ना, ए इज विच इज वेरी, विच लिखा हो या फिर हु लिखा हो, विच इज वेरी क्रूअल या फिर वेरी रिच। तो इस सेंटेंस में विच का इस्तेमाल हुआ है, तो कौन है रिच, किसके बारे में बताया गया है कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा रिच है, क्या वो ए है या फिर वो बी है। तो विच है तो सेकंड पर्सन यानी कि बी होगा, या अगर इधर एंड लिखा होता ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड इज वेरी रिच, तो इसमें ए होता है रिच। अगर एंड आ जाता तो जो पैसा है सारा का सारा ए को मिल जाता, पर विच आया है इसलिए सारा पैसा हमें बी को मिलेगा, बी रिच बन जाएगा, सेकंड पर्सन रिच हो जाएगा। ऐसे ही हु भी आता है, विच की जगह हु भी आता है, ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज वेरी रिच, तो हु भी जो है बी की ही विशेषता बता रहा है, सेकंड पर्सन की विशेषता बता रहा है। ये दोनों जो है डब्ल्यू एच फैमिली के हैं, ये दोनों के दोनों ही सेकंड पर्सन की विशेषता बताते हैं। हु आ जाए विच आ जाए तो ये सेकंड पर्सन की विशेषता बताते हैं, और अगर एंड आ जाए तो वो फर्स्ट पर्सन की विशेषता बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन के बारे में आगे की डिटेल गिवन होती है। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। तो जो है इसका हाउस है, तो हम इसको हाउस मान लें, इसकी जो ईस्ट में फेसिंग है, ठीक है, घर जो है ईस्ट में फेसिंग है, मैंने आपको समझा दिया, पर ये अपने घर के पिछले दरवाजे से निकला है, यानी जो पर्सन है इसकी फेसिंग वेस्ट में होगी, पर्सन की फेसिंग वेस्ट में होगी, और ये 1 किलोमीटर चला, तो ये राइट में हो गया, राइट में। चलो आप अपने इसके पर्सपेक्टिव में खुद को रख के देखते हैं, राइट ऊपर आएगा हमारा, और फिर 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर से अगेन ही टर्न टू राइट एंड वॉक अनदर 1 किलोमीटर, ठीक है, अब हमारा राइट इधर होगा, 1 किलोमीटर चला, ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि वे ही इज फ्रॉम हिज हाउस एट द एंड। अब पूछा है कि अब अपने घर से कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है। देखो पहले तो ये जो है वेस्ट में चल रहा था, एक बार राइट मुड़ा, 2 बार राइट मुड़ा, तो फिर मतलब 1 किलोमीटर इधर गया और 1 किलोमीटर वापस आ गया, यानी कि ये अपनी घर से एकदम सीध में है, इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है इसके घर से एकदम सीध में है, फाइनल डेस्टिनेशन हमारी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वे ही इज फ्रॉम हिज हाउस, यानी कि जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो उसके घर से कहाँ है, मतलब
इसमें हमें घर के पर्सपेक्टिव में बताना है कि घर से कौन सी डायरेक्शन में वो खड़ा हुआ है। तो घर से वो नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। और देखो ये 1 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर नॉर्थ में खड़ा है। अब इसी की जगह अगर एक दूसरी तरीके से पूछ लेता, वेयर वेयर इज हिज हाउस फ्रॉम इज करंट पोजीशन, उसका घर कहाँ है उसकी करंट पोजीशन से, तो हम नॉर्थ की जगह साउथ लिख देते। अभी हमने पूछा क्या है, वे ही इज फ्रॉम, वे इज ही, इसके वो कहाँ पे खड़ा है, वो कहाँ पे खड़ा है ये पूछा है हमें अपने घर से, अपने घर की प्रोस्पेक्टिव में वो कहाँ पे खड़ा है। फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हिज हाउस का मतलब हो गया उसके घर के प्रोस्पेक्टिव में। पर अगर हम ही और हाउस को जो है इंटरचेंज कर दें, वेयर इज हिज हाउस फ्रॉम हिज फाइनल पोजिशन, तो हम जो है उसके प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे होते। देखिए मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, ये अगर ऐसे लिखा था वे इज हिज हाउस फ्रॉम हिज फाइनल पोजीशन, तो हमें बात करनी थी उसके फाइनल पोजीशन के पर्सपेक्टिव में। पर हमें गिवन है वे इज हिज, पर हमें उल्टा गिवन है वेयर ही इज फ्रॉम हिज हाउस, तो हमें हाउस के पर्सपेक्टिव में बात करनी है। चलिए अब हम एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन आया हमारे सामने। Swarna Rekha river flow from west to east and on the way turn left and goes quarter circle around the Shiv temple and then turn left in a right angle. Which direction river finally flows? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन में, कोई रिवर है स्वर्ण रेखा, वो हमारा वेस्ट से ईस्ट में फ्लो कर रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा ईस्ट है, इधर फ्लो कर रही है और अपनी को फिर जो है लेफ्ट में टर्न कर जाती है। लेफ्ट नीचे तो हमारा राइट होगा, ऊपर लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट में कुछ इस प्रकार टर्न करती है कि वो क्वार्टर सर्कल बनाए। देखो ये एक सर्कल होता है, इसका हाफ क्वार्टर सर्कल होता है। मान लो कोई रिवर इधर से फ्लो कर रही हो और जो क्वार्टर सर्कल बनाए, है ना, इधर जाए और फिर फाइनली इधर चली जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि मान लो मैं फिर से एक बार क्लियर डायग्राम आपको समझा देता हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन में गड़बड़ हो तो क्वार्टर सर्कल बना के देखिए। आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वार्टर सर्कल बना के देखिए और फिर देखिए अगर कोई रिवर क्वार्टर सर्कल की तरफ आई, ठीक है, और फिर जो है क्वार्टर, इस एरिया को क्वार्टर सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे चार है ना, चारों क्वार्टर सर्कल है, पर हमें बोला कि लेफ्ट में हो रही है, लेफ्ट से ऊपर होता है, इसलिए ये वाले क्वार्टर सर्कल में जाएगी वो और इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, यानी ऐसे वो बनाएगी। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो सर्कल बना के देख लीजिएगा। अगर जस्ट सेमी सर्कल लिखा होता तो ये पूरा मुड़ जाती और जो है हमारी साउथ में चली जाती, साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाती। पर क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल है तो इसमें डायरेक्शन का कोई भी अंतर नहीं आएगा। अगर वो ईस्ट में फ्लो कर रही थी तो अब भी वो ईस्ट में फ्लो करेगी, बस ऐसे घूम के। और फिर लिखा है एंड देन टर्न लेफ्ट इन अ राइट एंगल, लेफ्ट हमारा ऊपर होता है तो लेफ्ट इन राइट एंगल, अब जो है राइट एंगल बनाया इसने, इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है। अब फाइनली रिवर कहाँ फ्लो कर रही है, फाइनली अब ये नॉर्थ में फ्लो कर रही है, ऊपर जा रही है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि अ बॉय वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 10 फीट। देखो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में 10 फीट तक ये चलता है, 10 कदम नॉर्थ डायरेक्शन में ही बढ़ता है। फिर टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 फीट। चलो हमारा इसको ना तो साइड में बना देते हैं, स्क्रीन में जगह कम है हमारी। यहाँ पे तो पहले 10 फीट चलता है, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ता है 5 फीट, 5 कदम चलता है। फिर then again turn to left and walk another 5 feet। फिर से राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, ठीक है, 5 फीट चलता है, इसका आधा यानी।
फिर उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 फीट। अब फिर से लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट कहाँ पे होगा इस बार हमारा, देखो नॉर्थ डायरेक्शन में तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में इधर होता है, साउथ में इधर होता है, इधर मुड़ गया और इस बार 10 फीट चला है, यानी 5 + 5, 5 + 5 समझ गए क्योंकि ऊपर का 5 था, ये भी 5 होगा और बचा हुआ 5 यहाँ पे आ गया। फिर टर्न राइट वॉक 2 फीट, फिर राइट में मुड़ जाता है, राइट नीचे और 2 फीट चलता है, ठीक है। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, चलो इसको जो है हम फाइनल डेस्टिनेशन को मान लेते हैं, 2 फीट है तो 2 फीट को कम, इसमें ना कोशिश आपको ये करनी है कि जितना हो सके उतना एक्यूरेसी के साथ जो है मार्क करें, कि मतलब अगर ये 10 फीट है तो लगना चाहिए कि 10 है, मतलब ये 5 है तो ये लगना चाहिए कि 10 का आधा है, और ये भी इक्वल लगने चाहिए, ये 2 है तो 5 से छोटा लगना चाहिए, ये नहीं कि आप जो लंबा बना दे, उससे तो आपका आंसर तो आ जाएगा पर गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा घट जाएगी। अब हमसे पूछा है हाउ फार ही इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि अब वो यहाँ पे है तो अब वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो बेसिकली हमें ये वाली लाइन का डिस्टेंस निकालना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम इस फिगर को एक हर जगह हर छोटी छोटी साइड्स की जो है मेजरमेंट निकालेंगे, जैसे कि 5 है और ये भी 5 है तो ये एरिया भी 5 होगा, और ये टोटल में 10 था, 10 में से 5 माइनस किया तो ये हमारा 5 हो गया, ये वाला एरिया 5 हो गया। इसके बाद एक और डॉटेड लाइन बनाते हैं, बेसिकली हमें इसे ट्रायंगल बनाना था और ताकि हमें दो साइड का मेजरमेंट पता चल जाए, हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना था जिसमें से एक साइड का हमें फाइंड करना है और दो साइड का मेजरमेंट पता हो। चलो ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये टोटल में 5 था, टोटल में 5 है ना क्योंकि ये 10 था, 10 माइनस 5 ये 5 हो गया। अब इसमें से भी ये जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया, ये जो है 2 होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये दोनों पैरेलल जा रही हैं तो ये 2 होगा। अब 5 माइनस 2 3 हो गया, और ये वाला एरिया हमारा 5 था तो ये जो पैरेलल है इसकी साइड, ये भी हमारी 5 ही होगी, 5 3 ये दो साइड्स हो गई, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो नॉर्थ होती है, ईस्ट होती है और वेस्ट होती है, सबके सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री ही एंगल फॉर्म होगा, अर्थात ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है हमारा, ये हमारा कुछ इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, जिसमें से हमें इस साइड की जो है लेंथ निकालनी है, हमें ऊपर की और साइड वाली साइड की लेंथ गिवन है 3 और 5, तो अब हम आराम से बड़ी आराम से हाइप जो है अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, h² = b² + p², का जो फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, और ये आगे भी आपकी जितनी भी कितनी आगे बढ़ जाओ ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा ही आएगा आपके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है कि ये जो लंबी सी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली, उसका जो स्क्वायर होगा वो बेस के और परपेंडिकुलर साइड के इक्वल होगा, के सम के इक्वल होगा, b² + p² के इक्वल होगा, तो यानी कि 5 के स्क्वायर प्लस हमारे 3 के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो जैसे देते हैं हम h² हमारा 5² के प्लस 3² के इक्वल होगा, यानी 25 + 9 के इक्वल होगा, यानी 34 के इक्वल होगा हमारा h², और h कितना हो जाएगा √34, ठीक है, √34 हो गई हमारी इस साइड की लेंथ, और यही साइड है हमारी डिस्टेंस बिटवीन हिज फाइनल पॉइंट
एंड हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारा आंसर आ गया √34। इसको √34 कह लो या फिर 34 की पावर हाफ कह लो। 34 की पावर हाफ भी इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो पावर हाफ का मतलब अंडर रूट ही होता है। जो पावर हाफ होती है इसका मतलब अंडर रूट होता है। और पावर 1/3 हो तो उसका मतलब जो एक क्यूब रूट होता है। पावर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है या और पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहा है क्वेश्चन? A direction pole at crossing due to an accident turn in such a manner that now each point is showing southwest and a traveler went to a wrong direction thinking he is walking in the south, in which direction he was actually traveling। अर्थात कि एक क्रॉसिंग थी, एक चौराया था और उस चौराहे पर एक डायरेक्शन का पोल था। उस डायरेक्शन पोल कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, काफी ज्यादा तूफानी हवाएं चल जाती है या फिर कोई गाड़ी आके ठोक जाती है उस पोल को, और जिसके कारण उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। देखिए जैसे कि हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन बना देते हैं पहले हम आपको। इसके लिए जब डायरेक्शन बदलने की बात है तो सबसे पहले तो ओरिजिनल डायरेक्शन बना दीजिए। ओरिजिनल डायरेक्शन होगी तो इसमें लिखा है कि जो ईस्ट का पॉइंटर था अब वो साउथ वेस्ट दिखा रहा है, यानी कि जो ईस्ट का पॉइंटर है दैट नाउ ईस्ट पॉइंटर इज शोइंग साउथ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन दिखा रहा है। यानी कि 3 कदम जो है वो खिसक गया है। 1 2 3 कदम वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खिसक गया है। देख रहे हो ना, ईस्ट का जो है साउथ वेस्ट दिखा रहा है। पहले 1 कदम खिसकता साउथ ईस्ट दिखाता, 2 कदम खिसकता साउथ दिखाता, 3 कदम खिसक गया है इसको साउथ वेस्ट दिखाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खिसकने के कारण। अब जो हमारा ट्रैवलर है उसको साउथ डायरेक्शन में जाना था, पर वो इस गलत जो है हमारे एक्सीडेंटल पोल के कारण फंस जाता है। इस एक्सीडेंटल पोल के कारण वो गलत डायरेक्शन में चले जाता है साउथ डायरेक्शन समझ के। तो पूछा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में गया था। अब देखो उसको जाना साउथ में था, पर क्योंकि ये पोल जो है 3 जो है कदम जो है खिसक गया है, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो असली में नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है ये पोल उसको साउथ दिखा रहा होगा। और जो हमारा ट्रैवलर है वो इस डायरेक्शन में बढ़ जाता है ये सोच के कि वो साउथ में जा रहा है। मैं फिर से समझा देता हूँ। जो हमारा इसमें ये गिवन था कि जो है ईस्ट डायरेक्शन की जगह साउथ वेस्ट दिखा रहा है। अब ईस्ट ओरिजिनल डायरेक्शन थी पर अब दिखा साउथ वेस्ट रहा है, यानी कि जो है 3 कदम खिसक गया। और इसमें दूसरी में ओरिजिनल डायरेक्शन को साउथ में जाना था, पर वो नकली डायरेक्शन कौन सी है, वो भी 3 कदम खिसका दी, 1 2 3, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट होगा। वैसे आप करने को तो इसको नकली बना के भी देख सकते हैं कि जो है इसको पूरे को खिसका के देखते, ईस्ट को साउथ साउथ वेस्ट दिखा रहा है ना तो इसको ईस्ट लिखते, फिर साउथ ईस्ट लिखते, फिर साउथ लिखते, फिर जो है हमारा साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ, मतलब ये पूरा बनाते और फिर देखते कि साउथ में क्या आ रहा है। पर इतने ज़्यादा टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है, हमें क्विकली क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से जल्दी और एक्यूरेट से एक्यूरेट करने हैं, इसलिए सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका कि वो 3 कदम खिसक गया है। आप भी 3 कदम साउथ को भी खिसका दीजिए क्योंकि नॉर्थ वेस्ट आता है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अब एक और क्वेश्चन है हमारे सामने कि 4 दोस्त हैं ए बी सी डी, उनको ए बी सी डी बोल दिया क्योंकि फर्स्ट लेटर ले लिया हमने, इससे आसानी होगी हमें करने में और नाम का कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी है जो कि 4 कोनों पे खड़े हैं, एक कारपेट के 4 कोनों पे ए बी सी डी खड़े हैं। और वो कुछ ये डायग्राम भी गिवन है कि वो ऐसे खड़े हैं कि जो ईस्ट अगर ऊपर है तो उसके चारों दोनों तरफ ए और बी खड़े हैं, वेस्ट नीचे है तो डी और सी खड़े हैं उसके चारों तरफ। अब हमें जो है कुछ कंडीशन गिवन है कि जो अमन है वो स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स सी, ए जो है सी के वर्ड्स के टूवर्ड्स जो है वॉकिंग कर रहा है डायगोनली।
डायगनली वॉक करता है और मिड वे में ही रुक जाता है। जो है आफ्टर वॉकिंग हाफ द डायगोनल ही टर्न टू हिज लेफ्ट। हाफ हुआ, अब जो लेफ्ट में मुड़ जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं लेफ्ट कौन सा है। अपने आप को इसके प्रोस्पेक्टिव में देखिए, राइट इधर होगा, लेफ्ट उधर होगा। इसके पर्सपेक्टिव में देखा ना हमने कि अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरे लिए राइट इधर और लेफ्ट ऊपर होगा। और फिर अब पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में अब ए फेस कर रहा है। समझ रहे ना कि पहले तो वो सेंटर में आ जाता है, फिर डायगनली जा रहा था सी की तरफ, बीच में उसको कुछ काम आ जाता है तो इसलिए वो जो लेफ्ट में मुड़ जाता है, लेफ्ट में मुड़ जाता है। तो वो इस डायरेक्शन में देख रहा है। अब हमें पता नहीं ये डायरेक्शन कौन सी है। इसका तो एक सिंपल, इसके दो मेथड है। एक तो आप ये इसकी कारपेट की डायरेक्शन को सही करके देखें। एक तो मेथड है कि आप कारपेट की डायरेक्शन को सही करें, जो नॉर्थ है उसको नॉर्थ में लाएं, यानी कि डी सी लिखेंगे, डी ए लिखेंगे इधर। इसको ऐसे घुमाना है ना हमें। इसको एक गलत कंपास है, कंपास जो गलत हो गया है, इस कंपास को सुधारने के लिए इसको डी ए बी और सी हो जाएगा हमारा। तो ये नॉर्थ साउथ हमारे ईस्ट और बेस्ट हो जाएगी। फिर हम कैलकुलेट करते, पर इतनी ज़्यादा मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है, सिंपल सी बात है। उधर आता है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये साउथ ईस्ट है। सीधा इसमें से ही देख लो ना। ये गलत है तो क्या हुआ, ये अपने हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव में तो ये एंगल सही है, अगर हम इसको घूम के देख लेंगे तो ये सही हो जाएगा ना। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। ये जो हमारा ए अमन जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ के देख रहा है, बी की तरफ देख रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन आया है हमारे सामने। ये जो क्वेश्चन है शैडो का क्वेश्चन है। तो हमें शैडो के क्वेश्चन समझने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जो सन होता है, सन हमेशा ईस्ट में राइज करेगा। सन हमेशा ईस्ट से निकलेगा और मॉर्निंग में जो है ईस्ट में ही रहेगा। ईस्ट में राइज कर रहा है तो मॉर्निंग में ईस्ट में रहेगा, और वेस्ट में जाके जो है सन सेट हो जाएगा, सन डूब जाएगा वेस्ट में। इसलिए इवनिंग के दौरान सन को हम वेस्ट में ढूंढेंगे, और जो है मॉर्निंग में सन को ईस्ट में ढूंढेंगे। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो सन है सबसे पहले जो है जापान में उगता है। ये आपने सुना होगा, जापान को राइजिंग सन कंट्री भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में जो सन राइज करता है वो जापान से शुरू करता है। सबसे पहले दिन जो है जापान में होता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम आगे चल रहा है वो जापान का चल रहा है। फिर जैसे जैसे वेस्ट में चलते जाएंगे, पहले इंडिया, फिर जो है यूरोप, फिर यूएसए, इनके यहाँ ऐसे ही सन धीरे धीरे करके आता है। जो अमेरिका है उसमें सबसे आखिरी में जाता है सन। तो हम यही कहते हैं कि जो सनराइज करता है वो ईस्ट से करता है, और जो सन सेट करता है वो वेस्ट में जाके करता है। और जो शैडो क्रिएट होती है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होती है। अगर सन ईस्ट में है तो शैडो हमेशा वेस्ट में होगी। अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और उसको शैडो बतानी है, शैडो कहाँ पे बनेगी मॉर्निंग के टाइम में, तो मॉर्निंग के टाइम में उसकी शैडो वेस्ट में बनेगी। पर जैसे जैसे सन जो है ऊपर चलता जाएगा और जो है इवनिंग में इधर आ जाएगा हमारे वेस्ट डायरेक्शन में, इवनिंग में वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो उसकी शैडो भी मूव करेगी। अब उसकी शैडो जो है ईस्ट में बनेगी। ये हमारे इवनिंग है, ये हमारी मॉर्निंग है। मॉर्निंग में जो है हमारा सन ईस्ट में होता है और इवनिंग में वेस्ट में होता है। तो जो शैडो बनेगी उस सनलाइट के वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। अच्छा, अब ये बात तो हमने कह दी, ये तो फिक्स हो गई है बात की शैडो हमेशा मॉर्निंग में और इवनिंग एक फिक्स डायरेक्शन में बनती है, शैडो चेंज नहीं होती है। इससे कई बार आपने देखा होगा कि जो क्राइम की अगर आपने कोई सीरीज देखी होगी तो वो मॉर्निंग और आफ्टरनून का अंदाजा इस हिसाब से लगा लेते हैं कि शैडो कैसे बनी है। अगर शैडो नहीं बनी है इसका मतलब आफ्टरनून है, सन जो है सीधा अप होगा। अगर जो शैडो जो है ईस्ट में बनी है इसका मतलब इवनिंग का टाइम था।
अगर शैडो जो है हमारी वेस्ट में बन रही है तो मॉर्निंग का टाइम था, वो इसी हिसाब से लगा देते हैं, क्योंकि ये कहीं भी धरती पर कहीं भी चले जाओ, ये फिक्स रहता है नियम। अब ये बात तो फिक्स डायरेक्शन, शैडो की डायरेक्शन फिक्स रहेगी, पर हमारा लेफ्ट और राइट का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी नॉर्थ में देख रहा है तो मॉर्निंग के टाइम में उसको शैडो अपनी ईस्ट में दिखाई देगी। तो मैं इसको अलग से बना के आपको दिखाता हूँ। पहले मॉर्निंग का सन तो इधर ही होगा हमेशा ही। अगर कोई आदमी मॉर्निंग में नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो उसकी शैडो जो है हमेशा उसको अपनी शैडो दिखाई देगी इस डायरेक्शन में, हमारे वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगी। पर अगर वही आदमी जो साउथ की तरफ देख रहा था तो उसको अपनी शैडो वैसे तो बनेगी तो इधर ही शैडो, अब भी शैडो बननी तो इधर ही क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, पर उसके लिए राइट और लेफ्ट का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। उसको पहले तो लग रहा था कि उसकी शैडो लेफ्ट में बन रही है, पर साउथ में देखने के कारण अब उसको लगेगा कि उसकी शैडो राइट में बन रही है। समझ रहे ना, क्योंकि नॉर्थ में देखते समय उसके लिए लेफ्ट में वेस्ट था, अब साउथ में देखते समय उसके लिए राइट में है वेस्ट। और ऐसे ही अगर वो इधर देख रहा है, हमारे जो है ईस्ट में देख रहा था, तो उसके लिए जो शैडो बनेगी उसके बैक में बनेगी। और अगर वो वेस्ट में देख रहा था तो उसके लिए शैडो जो है उसके फ्रंट में बनेगी। अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है तो उसके लिए शैडो उसके फ्रंट में बन रही है, ठीक है ना। अब ऐसी ही इवनिंग की भी बात हो जाती है। इसमें जो है सन हमेशा वेस्ट में दिखाई देगा इवनिंग में, और जो अगर आदमी नॉर्थ में देख रहा है तो उसको अपनी शैडो जो है राइट में दिखाई देगी। और अगर वही आदमी जो है साउथ में देख रहा है तो उसको अपनी शैडो जो है लेफ्ट में नजर आएगी। उसको ईस्ट में ही नजर आएगी, पर उसको ईस्ट ही अपने लेफ्ट में नजर आएगा। ऐसे ही कोई आदमी अगर वेस्ट की तरफ देख रहा है तो उसको अपनी शैडो बैक में नजर आएगी, और कोई आदमी अगर ईस्ट की तरफ देख रहा है ईस्ट की तरफ देख रहा है तो उसको अपनी शैडो फ्रंट में नजर आएगी। उसको शैडो लगेगा मेरे फ्रंट में बन रही है अगर वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, तो कि सनलाइट जो पीछे से आ रही है और मेरी शैडो सामने बन रही है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब से हमारे सामने एक शैडो का क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है? वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज निवेदिता एंड निहारिका वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट क्रॉसिंग। If Niharika shadow was exactly right of Nivedita, which direction Niharika was facing? तो एक एक करके देखते हैं इसको। सबसे पहले तो हम ये डायरेक्शन बना लेते हैं अपनी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए। कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले जल्दी से डायरेक्शन बना ही लेना, रिस्क क्यों लेना है अपना। तो मॉर्निंग का समय है सबसे पहली बात। तो मॉर्निंग में सन कहाँ पे होता है? ईस्ट में होता है। मॉर्निंग में सन ईस्ट में होता है। और क्या लिखा है कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, ठीक है सनराइज हो गया। निवेदिता एंड निहारिका वर फेसिंग ईस्ट टू वर वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, यानी कि ये दोनों जो है आपस में फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। एक कोई इधर है तो कोई इधर है, या फिर हो सकता है वो इधर भी हो सकती है और इधर भी, वो हम देखेंगे। इसको पहले मान लो कि इधर कि नॉर्थ और साउथ में खड़े हैं, पर हो सकता है वो ईस्ट और वेस्ट में भी खड़े हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि शैडो जो उनकी लेफ्ट राइट में बन रही है या फ्रंट और बैक में बन रही है। अगर शैडो फ्रंट और बैक में बने तो उनको ईस्ट और वेस्ट में खड़ा करना। मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब हम आगे की लाइन पढ़ेंगे कि निवेदिता शैडो एग्जैक्टली राइट ऑफ निवेदिता, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इनमें से एक निवेदिता है, एक निहारिका है। अब हमें देखना है कौन सी निवेदिता है, कौन सी निहारिका है। वो टॉकिंग टू ईच अदर एट क्रॉसिंग, क्रॉसिंग पे यानी चौराहे पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। और जो निहारिका है वो निहारिका की जो शैडो है वो एग्जैक्टली राइट ऑफ निवेदिता बन रही है, यानी कि एग्जैक्टली निहारिका की शैडो राइट में बन, पहले तो हम ये देखे थे शैडो बन कर रही है, शैडो तो यहीं बन रही है। अब किसी का भी राइट किसी का भी लेफ्ट हो
तो एग्जैक्टली राइट ऑफ निवेदिता। अब ये राइट कैसे होगा? ये शैडो जो है अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं तो हमारे लिए लेफ्ट होता है, अगर साउथ डायरेक्शन में देखते हैं तो राइट होता है। यानी कि राइट ऑफ निवेदिता यानी निवेदिता साउथ में देख रही है। मैं फिर से समझाता हूँ कि अगर हम जो शैडो तो हमेशा वेस्ट में ही बनेगी मॉर्निंग के टाइम पे, पर अगर हम नॉर्थ में देख रहे हैं तो हमें लगेगा कि शैडो हमारे जो है लेफ्ट में बन रही है। पर अगर हम साउथ में देखते हैं तो हमें लगेगा हमारी शैडो जो है राइट में बन रही है। अगर हम साउथ में देखते हैं तो हमें लगेगा हमारी शैडो राइट में बन रही है। और इसमें लिखा है कि जो शैडो बन रही है वो राइट ऑफ निवेदिता बन रही है। इसका मतलब निवेदिता साउथ में देख रही होगी। अगर ये निवेदिता है तो ये साउथ में देख रही है, और ये साउथ में देख रही है और सामने निहारिका हमारी जो अपोजिट फेस टू फेस खड़ी है तो ये नॉर्थ में देख रही होगी। इसलिए हमें क्वेश्चन में पूछा विच डायरेक्शन निहारिका वाज फेसिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ। निहारिका वाज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको कोई डायग्राम बनाना है, ये मार्क कर देना है शैडो असली में कहाँ बन रही है। मॉर्निंग का टाइम है तो वेस्ट में बनेगी, इवनिंग का टाइम है तो ईस्ट में बनेगी, जो सनलाइट जहाँ से आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। फिर आपको देखना है कि अगर मैं नॉर्थ में फेसिंग हूँ तो मेरे लिए जो शैडो बनेगी वो लेफ्ट में बनेगी, पर अगर मैं साउथ में फेसिंग हूँ तो मेरे लिए शैडो राइट में बनेगी। फिर क्वेश्चन में देखना है कि जो है कि राइट किसके राइट में बन रही है। इसमें राइट ऑफ निवेदिता, निवेदिता के राइट में। अब शैडो किसी की भी बने, भले ही निहारिका की बने या निवेदिता की बने, पर शैडो तो निवेदिता के राइट में बन रही है ना। किसी की भी बने, सबकी शैडो इधर ही बननी है। इससे कोई मतलब नहीं है कि निहारिका की बन रही है, बात है कि वो निवेदिता के राइट में बन रही है, और राइट में बन रही है इसका मतलब निवेदिता साउथ में देख रही थी। इसलिए और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी हमारी निहारिका, जो कि नॉर्थ में देख रही है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका शैडो का, आप बड़े ही आसानी से ही कर देंगे। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद करना है, इवनिंग में इधर बनेगा और हमारा मॉर्निंग में इधर बनेगा, इवनिंग में वेस्ट में बनेगा सन। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए इस बेल आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाए। थैंक यू।